हेलो, मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाली हूँ कि आपको पता है कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब आप सोचेंगे कि ये क्या मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो यही समझते हो कि यार म्यूचुअल फंड वाले हैं वो हमसे तो काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा ही कमाते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे पहली बात रिसर्च करने के लिए पूरी टीम है। और रिसर्च करने की टीम भी कोई ऐसी छोटी मोटी लेवल की नहीं होती है। जो बड़े से बड़े जो बंदा है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल एकदम पढ़ा हुआ है, बहुत हाई डिग्री के कोर्स करे हुए, वो लोग उनकी टीम में हुआ करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो फिर आखिर हम जैसे नॉर्मल लोग, हम जैसे कॉमन पीपल कैसे उन लोगों को भी रिटर्न्स के मामले में बीट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो है ना, हम लोग उनसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो कमा के दिखा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो कैसे कर सकते हैं, वही सब डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो देखो, आप लोग सब जानते हो कि जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे ना रिसर्च की काफ़ी सारी टीम वगैरह वो सब हुआ करती है। आप लोग सोचोगे उनके पास कितना एडवांटेज होता है अलग अलग तरीके का, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास बहुत सारा फंड भी है। तो वो जो है वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते होंगे। हमारे पास तो छोटा सा फंड है। तो वो सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को अभी तक माइंड में यही है कि उनके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसीलिए आपको अपना जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड के पास ही जो है वो निवेश करना चाहिए। और हम में से बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्ट इक्विटी में निवेश ना करके, मतलब कि डायरेक्ट खुद से जो है वो स्टॉक्स ना खरीद के म्यूचुअल फंड में एसआईपी वगैरह वो स्टार्ट कर देते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो कहलाए जाते हैं, मतलब कि जो छोटे मोटे जो अमाउंट है उसमें निवेश करा करते हैं, ना कि उन लोगों जैसे बड़े बड़े जो लमसम वाले गेम खेला करते हैं। तो हम लोग किस तरीके से जो है वो उनसे ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं रिटर्न के मामले में। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट जो है वो होता है म्यूचुअल फंड पे लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते हैं। उनको सेबी वगैरह और बहुत सारी जो अलग अलग बॉडीज़ होती है, उनके जो रूल्स है वो उन पर अप्लाई होते हैं एंड उन्हें उनका कंप्लायंस करना पड़ता है। लेकिन बात करें हमारी, तो क्या हम पे इस तरीके की जो रूल्स हैं सेबी के डायरेक्ट वो इस तरीके से होते हैं? क्या हमें सेबी इतना बताती है कि नहीं, आप जो है आपको सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करना है, आपको जो है स्मॉल कैप में निवेश करना है? लेकिन एक जो म्यूचुअल फंड होता है, देखो अगर वो लार्ज कैप कैटेगरी का है तो उसको स्मॉल कैप के कितने ही अच्छे स्टॉक्स दिख जाएं, बट वो वहाँ पे निवेश नहीं कर सकता। लेकिन हम पे ऐसे कोई भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सब नहीं अप्लाई होते हैं। हम चाहें, हमारी मर्जी हो, हम उस वक्त वो स्टॉक जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे अच्छी एडवांटेजेस पोजीशन रहती है कि हम लोग मर्जी चाहे उतने स्टॉक्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, जब भी जो भी हमें जिस भी कैटेगरी का अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक मिलता है कि अच्छा ये जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न ला के दे रहा है, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि अब वो स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है या लार्ज कैप से आता है। लेकिन जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, इन लोगों के लिए जो कैटेगरी जो बंदी होती है तो ये सिर्फ उसी में निवेश कर सकते हैं। तो ये इसीलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड के लिए कि वो लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें उसी कैटेगरी में जो है वो स्टॉक्स ढूंढने पड़ते हैं। और कैटेगरी वाइज भी चलो ना, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आ जाता है सेबी वगैरह का कि लार्ज कैप में जो है आपको ये 100 स्टॉक्स ही आपको जो है इन्हीं में प्ले करना है। इसके अलावा देखो, अगर उन्हें कोई अच्छा स्टॉक कहीं इस कैटेगरी के बाहर मिल भी गया तो वो नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे नियम कायदे में वो लोग उलझे रह जाते हैं। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर अपनी मर्जी से चाहे जैसे स्टॉक में बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। उसको कोई भी इस तरीके जो नियम कायदे हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। बात करती हूँ अब दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है दे हैव टू प्ले सेफ। यस, उनके पास चॉइस ही नहीं होती है, उनको तो किसी भी तरीके से जो है वो सेफली ही प्ले करना होता है। देखो, वो जो ज़्यादा रिस्क है ना वो नहीं लेना चाहेंगे। क्यों नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि जो एक फंड मैनेजर होता है, माना उसकी जिम्मेदारी होती है बेहतरीन रिटर्न लाने की। और बेहतरीन आपको पता है जितना ज़्यादा आपका जो रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका रिटर्न भी होगा। मगर फिर भी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं समहाउ एवरेज रिटर्न्स पे ही सीमित रह जाया करते हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स जो है जितना एक इंडिविजुअल कमा सकता है उतना वो लोग नहीं कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारी होती है, उनकी जो इमेज है ना उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी
होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेंगे, सपोज बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले लिया एंड उससे अगर आपके फंड्स जो है वो कभी डूब गए, तो ऐसे में उनकी तो पूरी जो इमेज है वही ख़राब हो जाएगी। ऐसे में वो जो फंड मैनेजर है, ना तो वो फंड चला रहा होगा उसमें कोई निवेश करना चाहेगा, एंड अगर वो फंड मैनेजर दूसरा फंड जो है वो भी स्टार्ट करता है तो कोई उसमें भी निवेश नहीं करना चाहेगा कि अच्छा ये तो वही फंड मैनेजर है ना जिसने हमारा फंड जो है उसमें डुबो दिया था। तो इस तरीके से एक पीपल की थिंकिंग होती है, क्योंकि हम लोग निवेश करने से पहले अक्सर जो है फंड मैनेजर का नाम बिल्कुल चेक कर लिया करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो करना भी चाहिए, ताकि हमें जो है उनकी पूरी पास्ट हिस्ट्री पता चल सके कि उन्होंने कब किस फंड में कितना रिटर्न ला के दिया है। तो मैं बता रही थी कि जिस तरीके से उनकी इमेज होती है लोगों की नज़र में, तो इसलिए वो है कहीं ना कहीं सेफ प्ले करना प्रीफर करते हैं। मगर हमारी इमेज हमें किसको दिखानी है यार? आज हमारा जो डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स है रेड में है या ग्रीन में है, हमें क्यों किसी को बताना है, राइट? हम मर्जी चाहे हम उतना ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम जो है हमारा पूरा पैसा ही डुबो देंगे रिस्क लेते लेते, ऐसा नहीं है। बट आपको क्या करना है कि बस आपकी कोई इमेज वगैरह की वो जो है वो मेनटेन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जो है सिर्फ खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दूसरे बाकी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आपको पता होगा कि जब इंसान खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है उसका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है। लेकिन जब वही इंसान दूसरे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि अब मैं कम रिस्क लूँ, क्योंकि वो जानता है कि अगर यार मेरे ऊपर इतने सारे लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है, तो ऐसे में मुझे उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरना है। तो एक ये भी डिसएडवांटेज जो है वो म्यूचुअल फंड के पास हुआ करता है। अब बात करते हैं थर्ड डिसएडवांटेज की। तो जो थर्ड डिसएडवांटेज होता है वो होता है परफॉर्मेंस का प्रेशर। देखो उनके पास क्या होती है, उनके जो मार्केट में खूब सारे उनके कंपटीटर्स होते हैं, और आप जानते हैं कि मार्केट में जब कंपटीशन तगड़ा होता है ना, तो हम किसी को भी उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जज किया करते हैं। तो ऐसे में वो क्या करा करता है, ऐसे में वो देखता है कि अच्छा बाकी म्यूचुअल फंड के पास जो है वो कौन कौन से जो फेमस स्टॉक्स हैं, कौन से गुड स्टॉक्स हैं वो हुआ करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं समहाउ उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करने की कोशिश किया करते हैं। अब अगर उन्हें कोई एकदम से दूसरा जो स्टॉक है जिसकी कि इतनी ज़्यादा जो है वो मार्केट कैप वगैरह नहीं है, जो कि जिसका इतना अच्छा CAGR वगैरह नहीं है, मगर उसमें स्कोप भी दिख रहा है, तो भी वो उसमें जो निवेश है उसमें करने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि देखो उन्हें पता है कि यार अगर मेरे कंपटीटर्स जो हैं इनके जो स्टॉक्स, इनका जो पोर्टफोलियो है, अगर मेरे कंपटीटर सब उसमें जो है निवेश कर रहे हैं, ऐसे में अगर वो जो स्टॉक है वो डूब भी जाता है तो मेरी स्पेशल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ लोग हैं ना वो अकेले मुझे नहीं कोसेंगे, क्योंकि बाकी म्यूचुअल फंड्स जो मेरे बाकी कंपटीटर्स है सेम वो भी तो वही स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो लोग ना उनको भी कोसेंगे। बट अगर वो किसी एक्सेप्शनल स्टॉक जो है उसको चूज़ करता है जो कि उसके कंपटीटर्स के पास नहीं होता है, और अगर वो अच्छा परफॉर्मिंग ना निकला इन फ्यूचर, तो लोग किसको कोसेंगे? तो लोग सिर्फ ऐसे म्यूचुअल फंड को और उसके फंड मैनेजर को ही कोसेंगे। फिर वो लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा बाकी सारे देखो बाकी म्यूचुअल फंड्स तो इतना अच्छा रिटर्न्स ला के दे रहे हैं, लेकिन ये जो है इस म्यूचुअल फंड ने ये गलती करी और इसके चक्कर में जो है हमें लॉस हो गया। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं वो एक सेपरेट जो लाइन है, एक अलग से लाइन है, उसमें जाने से डरेगा। वो एक ऐसे एक्सेप्शनल स्टॉक जो कि उसको दिख रहा होगा कि अच्छा ये हो सकता है बहुत तगड़ा रिटर्न ला के दे, फिर भी जो है वो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने से पहले सोचा करेगा। लेकिन अब सपोज हम हमारा केस लेते हैं, हम कौन? हम हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो हमें क्या है, हमें क्या हमारे कोई कंपटीटर्स भरे पड़े हैं मार्केट में? हमारा तो कोई कंपटीटर नहीं है। आज हम जो है स्टॉक मार्केट में निवेश वगैरह करते हैं सिर्फ खुद के रिटर्न कमाने के लिए ही करते हैं, हमारा तो कोई कंपटीशन के लिए थोड़ी ना, हम कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हैं इस चीज़ का। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमें जो है हमें हमारे हिसाब से ही चलना पड़ता है। हमें दिखा कि अच्छा ये स्टॉक जो है नया नया मार्केट में उतरा है, इसमें पोटेंशियल है मल्टी बिगर होने की, तो हम जो है हम लिहाजा सी बात है कि हम ऐसे स्टॉक में जो है वो निवेश कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और बेनिफिट होता है, और ये बेनिफिट ऐसा है कि अगर सपोज आपकी किस्मत जो है वो चल गई और वो स्टॉक जो है वो मल्टी बिगर बन गया, तो मल्टी बिगर मतलब से आप जानते हैं ना, मल्टी बिगर मतलब होता है कि मल्टी बैग्स, मतलब वो ढेर सारे बैग्स कमा कमा के आपको रिटर्न देगा। वो जिसका रिटर्न है वो दुगना तिगुना नहीं बल्कि 50-60 टाइम्स भी हो सकता है। तो आपके पास एक ये भी एडवांटेज होता है कि क्यों आप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा जो है रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं, एंड आप रिटर्न के मामले में उनको बीट कर सकते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो
फिर क्या हमें म्यूचुअल फंड में जो है वो निवेश नहीं करना चाहिए? तो देखो ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपको जो है, मैं ऐसे लोगों के बारे में बता रही हूँ जो सोचते कि म्यूचुअल फंड है तो वो हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा, तो उनकी ये जो थिंकिंग होती है कहीं ना कहीं बस ये गलत है। म्यूचुअल फंड होता है ना, देखो वो सिक्योरिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी अगर आपको सपोज ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ये है कि मुझे एफडी वगैरह में पैसे जो है वो नहीं रखने हैं, मुझे मार्केट में तो उतरना है, तो ऐसे लिहाज में अगर आपको मार्केट में उतरना है लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने का, आपको नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से रिसर्च करें, तो ऐसे मामले में आप बिल्कुल जो है वो म्यूचुअल फंड के पास जा सकते हो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको इतनी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मार्केट में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि उनके पास टाइम भी है, उनके पास समझ भी है, उनके पास इतने अच्छे टीम मेंबर्स है, बिल्कुल उनका तो जो फुल टाइम जो काम है वही ये करना है। तो ऐसे में आप जो है आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो का सिर्फ पर्पस यही है कि अगर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाना चाहते हो म्यूचुअल फंड पे, ये सोच के कि आपको इंडिविजुअल जो है आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है लेकिन म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा रिटर्न दे देगा, तो ऐसे में आप गलत हैं। अगर आप खुद से मेहनत करते हैं, खुद से जो अपना होराइजन है, जो अपना रिसर्च वगैरह है वो आप जो है वो ब्रॉड करते हो, जो रिसर्च का होराइजन है वो अच्छे से करो, अगर आप खुद से मेहनत करते हैं, अगर आप खुद से अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो आप भी जो हैं आप भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न ला के दे सकते हैं। तो आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप म्यूचुअल फंड में जो है उसमें भी एसआईपी वगैरह लगाओ, लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के रिसर्च करो, प्रॉपर जो स्टॉक है ना उसको फंडामेंटली टेक्निकली इवेल्युएट करो, एंड उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आप किस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो इवन म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को भी बीट कर सकता है। तो उम्मीद है ये जो नॉलेज है आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो को जरूर से लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आईडीवी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग ईएमआई का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई ईएमआई है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज
बेस्ड क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।